वेलकम टू अदर वीडियो। ये है कंटिन्यूएशन ब्लैक लॉर्ड की कहानी का। तो अब बढ़ते हैं आगे ब्लैक लॉर्ड की कहानी में। तो अब तक कहानी में आस्था और उसके दोस्तों को रॉयल कैपिटल के सेलिब्रेशन में काफ़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, लेकिन जिसके अगेंस्ट खड़ा होता है आस्था। वैसे इस सब के अलावा इस नए एपिसोड में इसकी शुरुआत में कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि हमला करने की सोच रहे हैं किंगडम पर, या फिर यूँ कहे कि रॉयल कैपिटल पर। और रॉयल कैपिटल के अंदर हम जानते हैं कि आस्था ने सबके सामने कह दिया है कि वो बन के दिखाएगा विज़र्ड किंग, जिसको सुनकर सब थोड़े से हैरान तो होते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते। जहाँ उसके ऊपर कुछ और वार करते हैं अपने, जिससे आस्था अपने इस ख्वाब को भूल जाएगा। तो उसका वो सांप रूपी वाटर मैजिक बढ़ता है आस्था की ओर, जिसको आस्था अपने एंटी मैजिक सोर्ड से काफी बेहतरीन तरीके से काउंटर कर लेता है। पर तभी दूसरा वार उसकी तरफ बढ़ता है, जिसको भी वो अपनी तलवार से इरेज कर देता है। जहाँ पर गोल्डन डॉन के शख्स वो समझ पाता है और उसके ऊपर अपने अल्टीमेट वार का इस्तेमाल करता है, जिससे आस्था के हाथ पैर ही ना हिल पाए। जहाँ नोएल का भाई अपना वार कर रहा होता है आस्था के जकड़े हुए शरीर के ऊपर, लेकिन ये सब आस्था को कहाँ रोकने वाला था। जहाँ आस्था अपनी दूसरी तलवार निकाल कर उसके सैंड आर्मर को काटते हुए उसके वार को दोबारा उसकी तरफ डिफ्लेक्ट कर देता है और कहता है माफी मांगो नोएल से। और यहाँ पे नोएल का भाई यानी कि सॉलिड फेस टू फेस लड़ाई करना जा रहा होता है आस्था से, लेकिन तभी उसका बड़ा भाई नोजल सिल्व आ जाता है जो उसको रोकता है और एक पीजन को सबक सिखाने जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे रोकते हैं क्रिम्सन लाइन के कैप्टन। और सामने आता है लियोपोल्ड वर्मिलियन जो आस्था को अपना राइवल बना लेता है। और वैसे उसके अलावा यहाँ पे सिल्वर ईगल और क्रिम्सन लाइन के कैप्टन के बीच में बहस हो जाती है, जहाँ पीजेंट को राइवल की तरह मानना कोई सेंस नहीं बनाता, जैसा सिल्वर ईगल के कैप्टन कहते हैं। लेकिन क्रिम्सन लाइन के कैप्टन के हिसाब से अगर आस्था यहाँ बुलाया गया है तो जरूर उसमें कोई बात होगी, जिसकी वजह से जूलियस ने उसे वहाँ बुलाया है, मतलब विज़र्ड किंग ने उसे वहाँ बुलाया है। पर इन सब बातों के लिए ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि यहाँ कैपिटल में हमला हो चुका है। कुछ इन्वेटर्स घुस चुके हैं कैपिटल के अंदर जो चाहते हैं तबाही तबाही और तबाही। और वो अपने साथ लेकर आया ज़ॉम्बीज़ की फौज जो कर रही है मौज, मतलब उनका पड़ला भारी लग रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जहाँ पर सारी लड़ाइयाँ या बहस चल रही थी, उसको रोक कर ये लोग यूज करते हैं एक मेज की शक्ति होगा, जिससे लोग देख पाते हैं 3D मॉडल रॉयल कैपिटल का और जान पाते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है। और वो कोशिश करते हैं सिचुएशन को एनालाइज करने का, जहाँ पर आस्था वेट नहीं कर सकता और लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता। जहाँ वो भागता हुआ पहुंचता है बचाने के लिए लोगों को, भले उसे वहाँ क्या चल रहा है ऐसा कोई भी अंदाजा ना हो। और वैसे लियोपोल्ड भी राइवल खेलते हुए उसके पीछे निकल जाता है। तो आखिरकार प्लान बढ़ जाता है और ये लोग अलग अलग हिस्सों में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वहां से अपने अपने डायरेक्शन लेकर निकल जाते हैं। पर एक सेकंड रुको, यहाँ चार्मी आ पहुंची और जो बचा हुआ खाना है वो उसके पेट में जाएगा। तो सभी लोग अलग अलग डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं और अपना अपना काम करना शुरू कर देते हैं, मतलब अपने अपने मैजिक से ज़ॉम्बीज़ को हराना शुरू कर देते हैं। पर किसी ने इस बच्चे पे ध्यान नहीं दिया, जिसकी तरफ इन सब ज़ॉम्बीज़ को क्रिएट करने वाला बढ़ता है और कहता है क्या तुम्हें क्लोवर किंगडम पसंद है? वो कहती है हाँ मैं इसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं इससे नफरत करता हूँ और इसके लोगों से भी नफरत करता हूँ। जहाँ उसको मारने जा रहा होता है, लेकिन तभी आस्था वहाँ पहुँचता है उसके सारे ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए और उसकी तरफ बढ़ता है उस लड़की को बचाने के लिए, क्योंकि अगर ऐसा है तो वो उन सबको बचाएगा। मतलब अगर कोई क्लोवर किंगडम से नफरत करता और यहाँ के लोगों से भी नफरत करता होगा तो उन सबको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी आस्था कंधों पे अपने आप आ जाती है। तो वो उस बच्ची को बचा लेता है, लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं, क्योंकि उसके सामने और मुर्दों की फौज आ जाती है। और दूसरी तरफ यहाँ पे सभी मैजिक नाइट्स अपने अपनी कमाल की शक्तियों से इन सभी जिंदा हुए मुर्दों को तहस नहस करने में लग जाते हैं। जिस बीच हमें मिलता नज़ारा उनकी कमाल की माना से भरी शक्तियों का, जहाँ हम एक से बढ़कर एक कमाल की माना की शक्तियों का प्रदर्शन देख पाते हैं। और तभी जब इन सबका काम खत्म होता है, हमें सुनाई देती एक आवाज़ जो होती है आस्था की, जहाँ लियोपोल्ड बढ़ता है और देख पाता है कि ये इन सबको अपनी तलवार से हरा रहा है, जो सच में मतलब काफ़ी मेहनत भरा काम है और इतना आसान भी नहीं है। मतलब एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए कि आप हवा में 100 घूंसे मार रहे हो और वो अपने आप में आपके लिए एक एक्सरसाइज की तरह हो जाएगी जो थोड़ी हार्ड होगी, और ऐसा कर रहा है आस्था इन सबसे लड़ने के लिए। तो सारे मुर्दों को हराने के बाद वो बढ़ता है इस मुर्दों को बनाने वाले की ओर, लेकिन तभी उस बीच कोई आता है जो उसके ऊपर कुछ वार करता है, जिसमें से एक बार आस्था को भी छूता है। अब इसके अलावा हम बढ़ते हैं यूनो की ओर, जो कि अपने माना से सभी मुर्दों को मार रहा है या फिर डोमिनेट कर रहा है। तो ओवरऑल सही मैजिक नाइट्स का काम बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है, जो कि लगातार इनसे लड़ रहे हैं। पर यहाँ आस्था की तरफ जिमी का एक वार लगता है, मतलब जो सामने दुश्मन है उसका नाम जिमी है, जिसका वार लगता है आस्था को, जिसके छूते ही उसके मुंह से खून निकलना बंद ही नहीं होता। और ये उसके वार का हिस्सा है जो कर्ज की तरह काम करता है, जिसके लगते ही जो भी चोट या जख्म होता है वो हील नहीं हो पाता, मतलब ब्लड क्लॉट्स नहीं बन पाते। पर जिमी यहाँ हारा नहीं है, उसका कई सारे और वार है जो कि वो
आस्था की ओर वार करने के बाद उस लड़की की ओर वार करने की कोशिश करता है, जिसके बाद आस्था उसको बचाने के लिए अपनी तलवार से उस वारों को काट रहा होता है, जिसको नोलिल खामोशी से देख रही होती है क्योंकि वो अपने मानव कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो आस्था की मदद शायद नहीं कर पाएगी। और बाकियों से मदद की गुहार लगाते, लेकिन वो लोग भी उसकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग भी अपने अपने काम में बिजी है। और तभी उसके और कुछ और मुर्दे बढ़ते हैं, जहाँ क्रिम्सन लैंड के कैप्टन उसके सर पे टपली मारते हैं और कहते हैं कि अपने भाई बहनों की बातों को अपने ऊपर हावी मत होने दो, ये बैटलफील्ड है जहाँ तुम्हारी जान भी जा सकती है और तुम्हें जो भी करना है, मतलब जैसे भी करना है, पर करना ही है। जहाँ आस्था की तरफ वो बार छूट के उस लड़की के ऊपर गिरने वाले होते हैं, लेकिन तभी उसको बचाती है नोलिल। और इसके अलावा यहाँ पर लियोपोल्ड की मदद करता है आस्था की, जहाँ आस्था आगे बढ़ता है और उसके सारे वालों को काफ़ी तेज़ी से काउंटर करते हैं, उसकी तरफ गोल गोल घूमते हुए तलवार के साथ बढ़ रहा होता है और उसके ऊपर वार कर पाता है फाइनली आस्था। तो वैसे जिमी इससे हार चुका है। अब इसके पास एक और शख्स है जो कि है अल्फ्रेड, जो बिजली का इस्तेमाल कर सकता है, जिसके बिजली का वार सीधा सीधा होता है आस्था के ऊपर। पर इस सब के अलावा हम मिलते हैं असली किंग से, मतलब जो किंग है और जिसके अंडर विजिट किंग आते हैं, या फिर विजिट किंग और ये किंग दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन विजिट किंग चुने जाते हैं उनके परफॉर्मेंस की वजह से और ये किंग बनते हैं अपने खानदानी रुतबे की वजह से। और इस सिचुएशन में विजिट किंग गायब है। अब इसके अलावा हम बढ़ते हैं चार्मी के साथ किचन की ओर, जहाँ पे शेफ काफी पैशन से इन सब भगदड़ के बीच भी अपना काम पूरा करके ही मानेगा, जो एक रियल शेफ होने की सारी खूबियां दिखाता है इसमें, जिसको मोटिवेट करने पहुंच जाती है चार्मी और कहते हैं कि जब आप ये बना लोगे तो मुझे भी इसे टेस्ट करने देना। तो अब ये डिश तो बन के ही रहेगी। तो अब हम बढ़ते हैं आस्था की ओर, जहाँ वो एक भी वार नहीं कर पाया इस जिंदा हुए बिजली वाले मुर्दे के ऊपर। अब इसके अलावा लियोपोल्ड और नोलिल के सामने भी एक और जिंदा मुर्दा आ जाता है जो कि मडी वाटर जैसे मैजिक का इस्तेमाल करता है। पर अगर हम बात करें आस्था की, तो उसको इस बिजली वाले जिंदा मुर्दे से लड़ने में काफी मुश्किल हो रही होती है, लेकिन तभी वो जिंदा मुर्दा जल जाता है एक आग में, जहाँ सामने आते हैं क्रिम्सन लैंड के कैप्टन और आगे की बागडोर वो संभालते हैं, जहाँ वो आस्था की शक्तियों को प्रेज करते हैं और कहते हैं कि शायद यामी लोगों की काबिलियत को काफ़ी बेहतर तरीके से समझ पाता है, जिस वजह से शायद उसने आस्था को अपनी टीम में चुना था। और साथ ही साथ क्रिम्सन लैंड के कैप्टन भी आस्था को अपना राइवल मान लेते हैं। और वैसे भी आस्था भी और नहीं लड़ सकता क्योंकि उसके शरीर की कंडीशन ज़्यादा ठीक नहीं है, इसलिए उसको रेस्ट करना चाहिए। अब इसके अलावा जान पाते हैं इस शख्स की कहानी, जिसका नाम है रेडोस, जिसने मैजिक नाइट एग्जाम दिया था और वो सिलेक्ट हुआ था पर्पल ऑर्कल में, लेकिन उन लोगों ने इसको निकाल दिया क्योंकि इसका मैजिक काफ़ी हद तक फॉरवर्डन और डेंजरस था, लेकिन उसको सही इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन इन लोगों ने इसको निकाल दिया और किंगडम से ही बाहर फिकवा दिया इसको, जहाँ पर एक कॉमनर था, इसलिए इसकी किसी ने सुनी भी नहीं। तो फाइट आगे कंटिन्यू होती है, जहाँ ये एक और प्यादा निकालता है अपना, जिसकी शक्तियाँ काफ़ी कमाल की होती है क्योंकि इसके अगेंस्ट क्रिम्सन लैंड के कैप्टन का बड़ा सा वार भी काम नहीं आता, पर वो फिर भी काफी तक इसको बराबर की टक्कर देते हैं, जहां उसके वार को काउंटर करते हैं और फिर आगे वो अपने आप को उसके वार से बचाने के लिए एक बैरियर का इस्तेमाल करते हैं और सामने वाला भी एक बैरियर का इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन वो सही समय का इस्तेमाल करते हुए अपने वार से उसके बैरियर को भेदते हुए उसके प्यादे पर अटैक कर पाते हैं। एंड फाइनली मेन विलन हार चुका है और सारे मुर्दे दोबारा मुर्दे बन जाते हैं। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ क्योंकि कोई है जो अभी आगे लड़ने की तैयारी कर रही है। अब इसके अलावा इसके मुर्दों की फौज में कुछ पावरफुल मुर्दे भी थे, जिससे लियोपोल्ड लड़ रहा होता है, जिसको डिफेंस प्रोवाइड करती है नोलिल, और उसके बाद वो उसको हरा देता है और फिंगिलियन उसको पकड़ लेते हैं अपने मैजिक के साथ और उसकी ग्रीमोर चेक करते हैं, जिसके अंदर सिर्फ एक ही पेज है, यानी कि ये सिर्फ एक ही स्पेल इस्तेमाल कर सकता है। जहाँ इसको लगता है कि ये लोग इसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आस्था उसको कहता है कि तुम काफी कमाल के हो और तुम्हारा माना भी काफी कमाल का था। पर यहाँ किसी की आवाज आती है जो वहाँ होता नहीं है, जो उसके कान में लगे एक स्पीकर से आती है, जिसके हिसाब से यहाँ कुछ ऐसा होगा जो उन्होंने प्लान किया था, क्योंकि शायद उम्मीद तो थी नहीं कि ये किसी कैप्टन को हरा पाएंगे इतनी आसानी से। और ये अलग अलग एरियाज से मैजिक नाइट्स को गायब कर देते हैं, मतलब जिन जिन एरिया को उन लोगों ने मार्क किया था अटैक करवाने के लिए, उन एरिया में जो भी मैजिक नाइट्स होते हैं वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। बस यूनो बच जाता है क्योंकि वो शायद फील कर पाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो बाकी के सारे मैजिक नाइट रॉयल कैपिटल से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तक पहुँच चुके हैं। अब इसके अलावा वो छुपी हुई लड़की सामने आती है और अपना माना इस्तेमाल करती है इन सिविलियंस के ऊपर, जिससे वो उनका माना अब्जॉर्ब कर लेती है और जिससे बाकी के सभी लोग जिनका माना उसने अब्जॉर्ब किया है बूढ़े हो जाते हैं। और तभी वहाँ यूनो पहुँचता है और कहता है पीछे हटो दादी अम्मा, जिसको सुन के चिढ़ जाती है और कई सारे वार करती है यूनो के ऊपर, जो कर्ज एनर्जी से भरे हुए बुलेट की तरह होते हैं, जिनको यूनो डॉच कर रहा होता है काफी बेहतरीन तरीके से। अब इसके अलावा फिंगिलोन सलाह देता है इस बंदे को कि तुम्हें अच्छे काम करने चाहिए थे, तुम्हें बुराई की राह नहीं चुननी चाहिए थी। पर तभी स्पेटल मैजिक आता है जो फिंगिलोन को निगल कर अपने साथ कहीं और ले जाता है। और इसके साथ साथ यूनो को भी काफी मुश्किल हो रही है लड़ने में, क्योंकि उसके ऊपर जितने भी कर्ज एनर्जी वाले पावर बॉल फायर हो रहे हैं उससे उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ड्रेन हो रही है, मतलब वो अपने सारे सेंसेस खो रहा है और अपने काबू में नहीं रह पा रहा।
क्योंकि उसकी मैजिक से एक एक करके इसके सारे सेंसेस काम करना बंद कर देंगे, जैसे आँख, नाक, कान और शायद मुंह भी। जहाँ हाथ पैर तो पहले ही साथ छोड़ चुके हैं, पर यूनो हार नहीं मानना चाहता और हम पहुँचते हैं एक अलग जगह पे जहाँ पे हम जान पाते हैं कि विंड मैजिक वाले शख्स माना काफ़ी अच्छी तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं। पर जब तुम्हारे इंद्रियों की यानी कि सेंसेस की लगी हो तो तुम क्या ही कर सकते हो। पर इस सब के बाद भी यूनो हार नहीं मानना चाहता यहाँ पर। और तभी कुछ स्पेशल एनर्जी फील होती है उसको, जहाँ बहुत सारी विंड मैजिक या फिर बहुत सारा माना शायद बीच में कॉन्सेंट्रेट होना शुरू हो जाता है। और हम देख पाते हैं विंड स्प्रिट मैजिक सेल्फ ब्रेथ, जिसके अगेंस्ट लड़ना उसके बस का काम नहीं, क्योंकि उसे यहाँ पर बचने के लिए ही जमा किए हुए माना का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। अब इसके अलावा फिंगलियन मिलता है किसी शख्स से जिसको शायद वो जानता है, तो कौन हो सकता है वो। जहाँ हम आगे देखते हैं चार्मी को, जो बड़े आराम से खाने का मजा ले रही है। और तभी यहाँ आ गिरती है वो विलन जो कि यूनो से लड़ रही थी, और उसका चोरी किया हुआ माना अब काम नहीं आ रहा और वो सच में बूढ़ी हो चुकी है, जिसे माना चाहिए अपने आप को जवान करने के लिए, जो चार्मी की तरफ बढ़ती है उसका माना चुराने के लिए। जहाँ चार्मी को लगता है कि उसके खाने के पीछे पड़ी हुई है, जिसको वो नहीं छोड़ सकती। तो यहाँ ये काफ़ी सारे माना का इस्तेमाल कर रही है चार्मी को डिफीट करने के लिए। लेकिन चार्मी के अचानक से हाइट बढ़ती है और वो गुस्से में आ जाती है, जहाँ उसका भेड़ इसकी माना को चट कर जाता है और डकार तक नहीं लेता, और बेचारी को चखना पड़ता है स्लीपिंग शीप का घूसा, जिसका क्रेडिट ये शेफ ले लेता है कि मेरे खाने से एक चिद्दी भी काफ़ी पावरफुल हो सकता है। तो इसकी गलती यही थी कि इसने चार्मी के खाने पे हाथ डालने की कोशिश की, या फिर शायद चार्मी को खाते हुए डिस्टर्ब करने की कोशिश की। अब वैसे इसके हारते इसका सारा चुराया हुआ माना वापस उन लोगों तक पहुंच जाता है जिनसे इसने चुराया था, और वो लोग दोबारा जवान हो जाते हैं। और इसके अलावा चार्मी का ये डेजर्ट गिर रहा होता है, क्योंकि शायद वो अपने स्लीपिंग शीप मोड से बाहर आ चुकी है, लेकिन उसे गिरते हुए खाने को बचाता है यूनो। और हर लड़की की तरह चार्मी का भी एक सपना है, जो है उसका सपनों का राजकुमार, जो सफ़ेद घोड़े पे बैठ कर नहीं आएगा या फिर वो कुछ बहादुरी वाला काम भी नहीं करेगा, उससे बस चार्मी का खाना बचाना होगा। जैसा करते ही चार्मी यूनो पर लट्टू हो जाती है। अब वैसे यूनो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है उस शक्ति को इस्तेमाल करने की वजह से, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। तो अब डालते एक नज़र आस्था की ओर, जहाँ फिंगलियन गायब हो चुका है और लियोपोल्ड का जवाब चाहता है कि उसका भाई कहाँ गया है। और तभी आस्था वहाँ पड़े लाशों के बीच में किसी की आहट सुन पाता है और उसको वो बाहर निकालता है, जहाँ पर इन लाशों के बीच में एक और इनका साथी छिपा हुआ था, और इसने अपना रूप इन मुर्दों की तरह कर रखा था ताकि ये लोग उसको पकड़ ना सके या फिर पहचान ना सके। और यही वो शख्स है जो स्पेटल मैजिक इस्तेमाल कर सकता है, जहाँ ये अपने स्पेटल मैजिक से फिंगलियन को छोड़ता है, जहाँ हम उसे जख्मी हालत में देख पाते हैं, जिसका एक हाथ नहीं रहा और वो बेहोश है। तो ऐसा कौन हो सकता है जो फिंगलियन के साथ ऐसा कुछ कर पाएगा। और फिंगलियन की हालत काफ़ी नाजुक है, क्योंकि उसका ग्रीमोर भी टूटने लग रहा है, जिसका मतलब ये है कि वो धीरे धीरे मर रहा है। तो यहाँ ये मुर्दों को जिंदा करने वाला शख्स लियोपोल्ड से अपना बदला लेकर वहाँ से निकल रहा होता है, लेकिन आज तक यहीं रुकने वाला नहीं है, क्योंकि वो शायद बदला लेकर आएगा इन लोगों से। पर वो स्पेटल मैजिक के साथ वहाँ से निकलने वाला होता है, पर तभी आस्था में तलवार फेंकता है उसके स्पेटल मैजिक के ऊपर, जिससे स्पेटल मैजिक कैंसिल हो जाता है और उसे अपनी शक्तियों का स्वाद सिखाता है, जहाँ कभी तलवार तो कभी घूसे से उसको दर्द और चोट का एहसास करवाता है। जिसके बाद वो कुछ कर्ज एनर्जी फायर करता है आस्था के ऊपर, लेकिन आस्था उसको अपने एंटी मैजिक स्वॉर्ड से रोक देता है। पर स्पेटल मैजिक वाला शख्स कुछ करने जा रहा होता है, जिसको रोकता है लियोपोल्ड। तो अब कौन बचाएगा उन लोगों को आस्था और लियोपोल्ड के हाथों से। पर तभी यहाँ इनके और भी साथी आ जाते हैं, जो इन सभी लोगों को घेर लेते हैं। अब वैसे आस्था के लिए यहाँ पे लड़ना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके ऊपर कर्ज का असर हुआ, जिसकी वजह से उसके चेहरे और पेट के पास हुई इंजरी से खून रुकना बंद नहीं हो रहा, जिसको देखते हुए आस्था उसके ऊपर यूज़ करता है अपने एंटी मैजिक स्वॉर्ड का, और अपने चोट को अपने नए चोट से रिकवर कर लेता है। तो 5 नए दुश्मन सामने आ चुके हैं इनके, जहाँ पे अपने अपने वारों के साथ तैयार है आस्था, नोलेल और लियोपोल्ड को जख्मी करने के लिए। लेकिन आस्था यहाँ हार मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि हार ना मानना ही उसका मैजिक है। तो ये लोग अपने अपने वार करते हैं आस्था के ऊपर, लेकिन आस्था में तलवार के इस्तेमाल से इनके सारे वार को रोक देता है। तो हाँ, यही है वो एंटी मैजिक शक्ति वाला लड़का। और आस्था के साथ साथ लियोपोल्ड भी अपनी शक्तियों को परफॉर्म करता है, जो काफ़ी कमाल का होता है। तो इन दोनों के कॉम्बो और स्टाइल को देखते हुए सारे काफ़ी हद तक हैरान और परेशान है, क्योंकि ये दोनों जख्मी शेर की तरह काफ़ी खतरनाक है। तो उनके कुछ और माना शॉट्स की तरफ आता है, जिनको रोकती है नोलेल अपने डिफेंस स्पेल से। पर हैरानी की बात यह है कि इन लोगों ने अब तक अपने ग्रीमोर का इस्तेमाल नहीं किया था, और ग्रीमोर की शक्ति को इस्तेमाल करते ही ये लोग नोलेल के उस स्पेल का माना अब्जॉर्ब कर लेते हैं। और अगला वार होता है इनका
टोर्नाडो नीडल्स जो डायरेक्टली हिट करता है आस्था और लियोपोल्ड को, जिससे वो दोनों हार जाते हैं। मतलब अगला वार शायद वो नहीं झेल पाएंगे इसका, जहाँ उनका एक और वार उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन इसको रोकते हैं बाकी के मैजिक नाइट्स वहां पहुंचकर, जो वैसे तो काफी दूर भेज दिए गए थे, लेकिन उन लोगों ने अपनी शक्तियों को जोड़ तोड़ के मोड़ के एक नया तरीका निकाला, जिससे वो काफी तेज से अपने माना के इस्तेमाल से यहाँ आ पाए। तो अब सारे विलन्स ऐसे निकलने की सोच रहे होते हैं, लेकिन तभी कैप्टन सिल्वाइन की और मरकरी रेन का वार करने वाले होते हैं, जिसको रोकती है सैली अपने सैलीमेंडर के इस्तेमाल से, जिसके साथ वो यूज़ करती है मैजिक आइटम का, ताकि वो उसकी पावर को और बढ़ा सके। और इसके अलावा अपनी शक्तियों से आस्था को छीन लेती है क्लॉस के हाथों से और उसको लेकर अपने साथ निकल जाती है। तो नोएल चाहती है आस्था को बचाना, लेकिन वो इस समय ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनकी प्रायोरिटी है कैपिटल को देखना। और इसके अलावा 2 लोग और भी जो काफ़ी बुरी तरह से जख्मी हो चुके हैं, जो है लियोपोल्ड और फ्यूगलियन। तो बाकी के मैजिक नाइट्स रॉयल कैपिटल को सिक्योर करने में लग जाते हैं और हम बढ़ते हैं विलन्स के साथ आस्था के पास। तो सैली क्या करने वाली है आस्था के साथ? तो वो शायद इस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं क्योंकि वो एंटी मैजिक शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है, पर यहाँ सब इसको मारना चाहते हैं क्योंकि ये इस जगह को देख लेगा जो कि इनका हाइड आउट है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता होना चाहिए। पर सैली अब भी चाहती है इस पर एक्सपेरिमेंट करना। अब वैसे ये लोग पहुंचते हैं अपने हाइड आउट के अंदर, जहाँ पर इन्हें कोई मिलता है जो कि इनका स्वागत करता है इन्हीं के हाइड आउट में, जिनको देख के इनकी हवा टाइट हो जाती है, जो मारने की सोचते हैं इन्हें, पर उससे पहले ये इनमें से 2 लोगों को मार देते हैं क्योंकि सबको अपने साथ पकड़ के ले जाना आसान नहीं हो सकता है, जिस वजह से कुछ लोगों को कम करना पड़ेगा। और इनमें से एक को जिंदा रहने का मौका मिलता है, जहाँ विज़ार्ड किंग कहते हैं कि तुम में से कोई एक मेरे साथ चल सकता है तो सरेंडर कर दो और बच जाओ। पर ये लोग हार मानने को तैयार नहीं, जहाँ ये सब अपने वारों का इस्तेमाल करते हैं विज़ार्ड किंग के ऊपर, लेकिन वो इसको काफ़ी आसानी से डॉज कर दें। और शायद इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है, जिसकी वजह से वो यूज़ करते हैं अपने टाइम बाइंडिंग मैजिक क्रोनोस्टैटिस का, जिससे ये सारे अलग अलग बॉल्स में कैद हो जाते हैं, जिसके अंदर वो बिल्कुल नहीं हिल पाते क्योंकि ये लोग फील कर रहे हैं वो पल जो कभी ख़त्म नहीं होता। और यहाँ आस्था विज़ार्ड किंग की कमाल की शक्तियाँ देखकर हैरान है, जो उनकी शक्तियों का सिर्फ एक हिस्सा मात्र है। मतलब आस्था को इससे कई गुना और शक्तियों को सरपास करना है, जहां आस्था ये सब देख के कांपने लगता है, लेकिन नहीं, उसे नहीं कांपना क्योंकि उसे हार नहीं मानना, वरना वो इतना पावरफुल कभी नहीं बन पाएगा। तो वैसे विज़ार्ड किंग यहाँ काफ़ी पहले से पहुँच चुके थे और वो इनका इंतज़ार कर रहे थे, जहाँ उनके कुछ सवाल है कि ये पत्थर किस चीज़ का है और इस पर ये जो ज्वेलरीज लगी हुई है, जो मतलब मैजिक स्टोन या स्टोन है, या फिर इस टैबलेट पर जो लिखावट लिखी हुई है उसका क्या मतलब है। तो उम्मीद तो ये है कि ये लोग उस सवाल का जवाब नहीं देंगे, तो क्यों ना इन लोगों को ले जाया जाए क्लोवर किंगडम और इन लोगों से वहाँ सच उगलवाया जाए। पर तभी यहाँ कोई चमकीली शक्तियों के साथ सामने आता है जो शायद इनका लीडर लगता है, और जो वहाँ आते ही अपने सारे साथियों को अपने साथ लेकर निकल जाता है। और यहाँ पे मार्क्स का कॉल आता है जो कहता है कि कैपिटल की हालत काफ़ी बुरी है और आप कहाँ पर हैं। अब जिसके बाद विज़ार्ड किंग वापस आते हैं रॉयल कैपिटल में और अपने साथ उनके एक साथी को लाने में कामयाब होते हैं। और इसके अलावा आज तक की फैन फॉलोइंग देखते ही बनती है क्योंकि उसके सारे दोस्त उसकी चिंता करना शुरू करते हैं और सब उसे देखकर यहाँ पर काफ़ी खुश है, यहाँ तक कि नैरोबी। तो अब इसके अलावा यहाँ मामला काफ़ी तक सीरियस है क्योंकि फिंगिलियन काफ़ी बुरी तरह से जख्मी हो चुका है, जिसके पीछे का रीज़न उसके गले का वो पेंडेंट बताया जा रहा है, जहाँ उस पेंडेंट में लगे उस स्टोन और वो स्टोन टैबलेट्स ना जाने कितने सारे सीक्रेट्स अपने अंदर दबाए बैठी हुई है, जहाँ नोजल पर्सनली इस बंदे से बदला लेना चाहता है फिंगिलियन की ऐसी हालत करने के लिए। फिर कुछ राहत की सांस लेते हुए मोमेंट जहाँ पे 2 राइवल मिलते हैं और जिसमें से एक प्रण लेता है कि वो बन के दिखाएगा अगला विज़ार्ड किंग और अपने भाई को सरपास करके दिखाएगा। तो इस सब के अलावा कैपिटल दोबारा रीबिल्ड हो रहा है और ये लोग निकालने की कोशिश करते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन उन पकड़े हुए प्यादों से, लेकिन कोई भी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। तो उन्हें वेट करना पड़ेगा फिंगिलियन के दोबारा जागने का या फिर होश में आने का। अब इसके अलावा विलन चिड़े हुए आस्था की हरकत से क्योंकि उसने उसके चेहरे पे एक निशान मार दिया है, लेकिन इनमें से एक चाहते कि आस्था को जिंदा पकड़ा जाए ताकि वो उस पर सर्जरी कर सके या फिर उसका पोस्टमार्टम कर सके। अब इसके अलावा ये लोग स्टोन लेने में कामयाब हो चुके हैं और जहाँ पर विज़ार्ड किंग उसको पकड़ नहीं पाए थे, मतलब इनके लीडर को पकड़ नहीं पाए थे, उस जगह पर भी उन्होंने काफ़ी कमाल का वार किया। मतलब उनका टाइम मैजिक है जो टाइम को एक्सीलरेट कर सकता है, जिसकी वजह से उसका हाथ बूढ़ा हो चुका है। और वहाँ जो भी हुआ हमने देखा नहीं, लेकिन लगता है कि यहाँ पर विज़ार्ड किंग काफ़ी कमाल के हैं। पर इसके अलावा यहाँ पर रिवेलियंस की एक पूरी आर्मी तैयार हो रही है। अब इसके अलावा आस्था ने जिस लड़की को बचाया था वो उसे थैंक्स कहते हुए उनके लिए मफिन्स लेके आते हैं, जिसको चार्मी खाना शुरू कर देती है और एक एक इसको भी देती है, मतलब इन दोनों को भी देती है, जहाँ पे सच में काफ़ी कमाल के मफिन्स और शायद हम मुझे भी वो चाहिए। और यहाँ चार्मी काफ़ी खुश है क्योंकि उसकी मुलाकात किसी से यहाँ हुई और वो कैसे है कैसल में, जिसके लिए उसने यूज़ किया अपने मैजिक का और छोटा सा होकर उसके मतलब आस्था के कपड़ों में छुप कर आई थी।
और यहाँ आस्था की मुलाकात हो जाती है यूनो से, जहाँ उसे कहता है वो ढक्कन, और मतलब ऐसा कुछ कहता होगा, जिसके बाद यूनो उस पर कुछ एक वार करता है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल निकल जाता है, जिसको रोक लेता है आस्था। लेकिन यहाँ यूनो को भी पता नहीं था कि ये वार इतना पावरफुल होने वाला है, जहाँ वो भी कहता है अबे छोटू चुप हो जा, मतलब ऐसा ही कुछ मान लो जो दो दोस्त कह सकते हैं दूसरे से। और इसके अलावा यहाँ पर उसके इस तूफान से आस्था चिड़ा हुआ है, और साथ में उसके इस तूफान की हवा के लपटों में, मतलब लहरों में या फिर जो भी होता है उसमें खोई हुई है चार्मी, प्यार। तो इस सब के अलावा ये लोग अपने अपने हाइड आउट कर बढ़ते हैं, जहाँ पर आस्था पहुँचता है अपने हाइड आउट में, जहाँ काफ़ी कुछ नॉर्मल जैसी चीज़ें चल रही होती है। और यहाँ पर जान पाते हैं हम लोग कि आस्था सीनियर बन चुका है रैंकिंग के मामले में मांगना का, जहाँ आस्था है 3rd क्लास जूनियर मैजिक नाइट, जहाँ मांगना भी 5th क्लास में है, जहाँ चार्मी 1st क्लास जूनियर मैजिक नाइट है। और जैसा करने में चार्मी ने काफ़ी कमाल का काम किया, जहाँ पे उसने उन लोगों के एक साथी को पकड़कर उसे काफ़ी बुरी तरह से पीटा। तो वैसे आस्था थोड़ा चिंतित है फिंगलियन के बारे में, लेकिन उसको लेकर उसको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। तो आस्था को ट्रेनिंग करके और पावरफुल बनना पड़ेगा। पर यहाँ पर आस्था को थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, तो रेस्ट के नाम पे क्यों ना हो जाए एक मिक्सर, जिसका प्रस्ताव सामने रखता है फिनरिल। और अब हम बढ़ते हैं शायद मिक्सर की ओर। तो हम बढ़ते हैं थोड़े से पास्ट की ओर, जहाँ चिंतित है फिनरिल कि मैंने एक मिक्सर तो अरेंज कर दिया, जहाँ 3 लड़के आने को मान गई, लेकिन मैं बाकी 2 लड़के कहाँ से लाऊंगा। आस्था थोड़ा शरीफ सा है तो वो चल सकता है, लेकिन दूसरा कौन होगा। तो आस्था सेलेक्ट हो चुका है, तो अगला कौन। मांगना नहीं, वो शायद लड़के को डरा देगा। गोचे नहीं, वो अपनी बहन से प्यार करता है। गोल्डन वो कुछ बोल ही नहीं पाएगा। ग्रे और ऐसे करके सारे कैंसिल होते चले जाते हैं, जहाँ पर लास्ट में उसके पास बचता है लक, जो शायद थोड़ा बहुत जाने लायक है, भले थोड़ा सनकी हो, लेकिन वो शायद मैनेज कर ले यहाँ पर। अब वैसे अगर आप नहीं जानते मिक्सर मतलब क्या होता है, तो मिक्सर मतलब लड़का और लड़कियों का बल्क में डेटिंग, जहाँ 3-4 लड़कियाँ और 3-4 लड़के साथ में मिलते हैं, ताकि उन दोनों की आपस में जान पहचान बन सके और काम थोड़ा आसान हो सके। तो बैक इन स्टोरी हमें मिल चुके हैं यहाँ 3 लौंडे 3 लौंडियों के लिए, जो मिक्सर की ओर पहुँचते हैं, जहाँ पर उनका पीछा करते करते नोएल भी पहुँच जाती है, जो शायद थोड़ा अनईजी फील कर रही है आस्था के लिए, क्योंकि आप जानते हैं रीज़न। तो आगे मिक्सर कंटिन्यू होता है, जहाँ पे शानदार मूव्स के साथ आगे बढ़त बना ली है फिनरल ने। तो शायद हम लोग भी इसको देख के कुछ सीख सकते हैं, या फिर हमारे पास का काम नहीं है। पर अब देखते हैं कि आस्था और लक इसके लिए क्या करते हैं। जहाँ लक इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को, जहाँ पर वो 18 साल का और वो लड़ना काफ़ी पसंद करता है, और वो चाहता है अपने दुश्मन के साथ एक खूनी तेज तर्रार मुकाबला। और अब बारी आस्था की, जो कि 15 साल का, और वो सोचता है कि इसको बताने का बेस्ट तरीका होगा अपना डोला दिखाते हुए बोलना, और वो हेज विलेज से वगैरह वगैरह जो बन के दिखाएगा विज़र्ड किंग। तो लड़कियों को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब वो किसी छोटी हाइट वाले और एक हेज विलेज के पीसेंट के साथ तो बिल्कुल बाहर नहीं आना चाहती, साथ में वो एक लोएस्ट रैंक वाले मैजिक नाइट स्क्वाड का मेंबर भी है। तो हाँ, शायद शो ऑफ काफ़ी हद तक यहाँ काम कर सकता है, जो आस्था के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो अब आगे लड़कियाँ बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लग रही इनमें, जहाँ वो अपने अपने बारे में बताते हैं, जहाँ पे एक काम करती है ड्रेस बनाने का, तो एक बाल काटती है, और तीसरी काम करती है रेस्टोरेंट में, जहाँ ये आगे और इंटरेस्टेड तो बिल्कुल नहीं लगती। लेकिन फिर बाद में फिंडल और चीज़ों को जोड़कर इनके इंटरेस्ट को जगाने की कोशिश करता है, जहाँ वो बोलता है कि क्या तुम जानना चाहोगे मैजिक नाइट्स कैसे काम करते हैं। और फिर अपनी कहानी बताना शुरू करता है कि मेरे पास मैजिक है, स्पेटल मैजिक, और इससे मैं अब तक उसने कुछ भी नहीं किया इससे, वो बस कैप्टन यामी को यहाँ से वहाँ छोड़ने का काम करता है इससे, जो मोस्ट प्रोबेबली वो नहीं बता सकता। तो इसलिए अभी सुई मुड़ती है लक की ओर, और ये कहानी काफ़ी डार्क होती चली जाती है। मतलब कुछ समय पहले उसको 10 लुटेरे मिले, जिनको पकड़ के इसने इतना मारा कि वो मर भी सकते थे, लेकिन उसने उनको मारा नहीं, पर उनमें से एक आध की इसने हड्डी ज़रूर तोड़ दी। तो ये काफ़ी डार्क स्टोरी थी। तो हम बढ़ते हैं अब आस्था की ओर, जिसने कैपिटल में हुए हमले को रोकने में काफ़ी हद तक मदद की थी। और हाँ, उसके पेट में 3 छेद हो चुके, जो उठा के वो दिखाने लग जाता है लड़कियों को, जो अब भी ताज़ा है, और ये भी शायद काम नहीं आने वाला। और यही होता है जब आप किसी अनाड़ी का इस्तेमाल करते हैं किसी और काम के लिए। और इसके अलावा यहाँ वहाँ भी आया हुआ है जो कहानियाँ सुना रहा है कि उसने उस दिन काफ़ी मदद की थी रॉयल कैपिटल की इन सब खतरों से, जो सब झूठ है। और वहाँ पे उसे पड़ जाता है एक फटका नोएल की तरफ से, जहाँ वो विल्टर्स समझ के नोएल से कुछ मांग रहा होता है, लेकिन नोएल विल्टर्स नहीं है, और वो अपना एटीट्यूड एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकती। अब झूठ और तरीके तो बहुत हुए, अब आते हैं नेचुरल तरीके में, जो अपने आप होता है, जहाँ पे लक सामने वाले के बाल काटने वाले मैजिक से इम्प्रेस होता है, जहाँ पर माना तो काफ़ी कम लगता है, लेकिन कंट्रोल काफ़ी अच्छा लगता होगा उसका, जिससे इम्प्रेस होने लगती है वो। और उसके अलावा वो इंटरेस्टेड होते हैं लक के माना को देखने के लिए, जहाँ दोनों बाहर निकल जाते हैं। और ये बात बन गई। अब फिनरल को देख के उसके सामने लड़की सोचती है
ये मेरे टाइप का तो नहीं है, लेकिन ये काफ़ी केयरिंग है और इसके पास स्पेशल मैजिक है और ये नोबल भी लगता है और बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी है जो मेरे काम आ सकती है। मतलब नेचुरल अट्रैक्शन जो थोड़ा थोड़ा तो हो ही सकता है दो लोगों के बीच में। अब सब निकल गया और आस्था बचा है, जहाँ पे उसको भी कुछ ना कुछ बातें खींचनी पड़ेगी और वो कोशिश करता है, जहाँ पे लड़की कहती है कि इन सभी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पे इसलिए आई थी क्योंकि मेरे दोस्त ने फोर्स किया कि मुझे शायद कोई अच्छा इंसान मिल सकता है जो मेरे भाई बहनों के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट बन सके। पर असलियत में वो वैसी नहीं है और उसे अपने घर में अपने भाई बहनों की चिंता हो रही है। जहाँ वैसे इसके टोटल 5 भाई बहन हैं, जहाँ पर आस्था को सुनकर अपने भाई बहनों यानी कि चर्च के अनाथ बच्चों की याद आ जाती है, जिनके साथ उसने अपनी ज़िंदगी बिताई है, जो उसके लिए भाई बहन की तरह ही है और सेम मोमेंट और सेम तरह की चीज़ें दोनों फेस कर रहे हैं और दोनों की बातें काफ़ी तक रिलेटेबल निकलती है यहाँ पर। मतलब नेचुरल चीज़ें काफ़ी अच्छी होती है, मतलब कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, आपका सोलमेट आसानी से शायद ऐसे ही मिल जाएगा। पर जो भी आगे हम यहाँ पे देख पाते हैं कि कोई गुंडा की तरफ बढ़ता है जो कि लड़की को छेड़ने की कोशिश करता है और यहाँ पर आस्था उसको बचाता है और यहाँ पर वो टेबल तोड़ देता है रेस्टोरेंट की और उन्हें खर्चा पानी ना देना पड़े टेबल का, इसलिए वो वहाँ से भाग जाते हैं और नोलिन उनको देखकर उनका पीछा करना शुरू कर देती है। अब जहाँ ये लड़की थोड़ी थोड़ी इंप्रेस होना शुरू हो चुकी है इससे, जहाँ वो पूछ लेती है क्या तुम किसी को पसंद करते हो, जहाँ आस्था कहता है हाँ मेरे दिल में कोई है, जहाँ वो सेम इसकी तरह ये सिस्टर है जो चर्च में अनाथों को संभालती है। पर वो बात पूरी नहीं हो पाती, जहाँ पर वो सेम सिर्फ बोलता है और ये उसकी बातों काट देती है। मतलब वो कहते हैं तुम दोनों शायद साथ में खुश रहोगे, पर जहाँ पे नोरेली वो सुन लेती है और उसे लगता है कि वो कहना चाहता है सेम स्क्वाड में और तो इसके अलावा यहाँ ये लड़की अब भी हार नहीं मानने वाली, मतलब ये कोशिश करेगी कि आस्था इसका हो जाए। और इसके अलावा आस्था को ये नहीं पता कि मिक्सर का मेन मोटिव क्या था और इसके अलावा जिसको पता था इसका मोटिव क्या है उसकी बात भी नहीं बनती। मतलब लक का तो कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन फ्यूनरल को भी कोई नहीं मिलती। तो अब बढ़ते हैं हम आगे सारी कहानियों के रिकैप की ओर, मतलब आगे एपिसोड पुरानी कहानियों को रिकैप करते होता है। तो अब तक हमने ब्लैक क्लोवर में देखा कि यहाँ पे आस्था बिना मैजिक के पैदा हुआ था, जहाँ पे वो ट्रेनिंग कर रहा है वो सीन भी दिखाया जा रहा है और साथ में हम पास देख पा रहे हैं जहाँ पर आस्था ने ग्रीमोर सेरेमनी ज्वाइन तो की लेकिन उसको कोई ग्रीमोर नहीं मिली। पर एक दिन अचानक से उसके पास उड़ते हुए आई 5 लिप क्लोवर की ग्रीमोर, यानी कि एक डेविल वाली ग्रीमोर। और फिर बढ़ते हम गोल्डन की नजरिए की ओर, जहाँ पे वो बताता है कि कैसे आस्था रॉयल कैपिटल में आया था एंट्रेंस देने के लिए, जहाँ उसने देखा आस्था को और उसने आखिर तक हार नहीं माने, जहाँ कैप्टन यामी की जिद करने और उनकी पावर दिखाने के बाद भी आस्था ने हार नहीं माने और अपने ढीठपन से सिलेक्ट हो गया एज अ मैजिक नाइट ऑफ ब्लैक बुल्स। और ब्लैक बुल्स में आने के बाद उसने काफ़ी मेहनत की, मतलब कपड़े धोना, मैजिकल बीस्ट को खाना खिलाना और झाड़ू पोछा करना और साथ में और भी बहुत सारे काम जो सब वो लिखता है। अब हम बढ़ते हैं नोरेल की ओर, जो यहाँ पर फिर दोबारा चिंतित है आस्था को लेकर, मतलब क्या आस्था मुझसे प्यार करता है। पर यहाँ पर वो अपनी मुलाकात को जाहिर करती है आस्था के साथ, जहाँ पे उसने उसको कंट्रोल करना सिखाया उसके माना को और फिर वो लोग गए अपने पहले मिशन पे जिसमें उन्होंने एक गांव को बचाया। और आस्था एक पीसेंट है और वो काफ़ी पागल है, मतलब जैसे कि उसको देखा था उसने उस डंजन के अंदर अपनी बेवाकी दिखाते हुए और किस तरह से उसने मार्क्स को हराया था। पर उस सब के बाद फिर वो मिक्सर, जहाँ पर उसने कहा कि उसके दिल में कोई और है, मतलब उसने मेरे बारे में क्यों कहा। अब जब आस्था ट्रेनिंग करके वापस आ चुका होता है, जहाँ पर उसको बिना कपड़ों के मतलब शर्टलेस देखकर उसे अपने माना से बाहर शूट कर देती है। अब इसके अलावा यूनो मिमोसा और क्लॉज किसी मिशन की ओर जा रहे हैं और वो वहाँ पे याद कर पा रहा है आस्था और अपना वो वाला एंगल, जब उन्होंने प्रॉमिस लिया था कि उनमें से कोई एक, मतलब दोनों ही, मतलब कोई एक क्योंकि वो राइवल है, बन के दिखाएगा विज़र्ड किंग, जहाँ पर उनमें से कोई एक हार जाएगा। तो अल्टीमेटली ये था पूरी कहानी का सार अब तक ब्लैक क्लोवर के। आगे गोचे लोगों के ढेर लगा देता उन्हें पीट पीट के, जहाँ पर वो शायद उन्हें पीट रहा है उनके किसी बुरे काम के लिए, जहाँ पे इसके पीछे कोई रीज़न रहा होगा। तो इसके बाद इंट्रो और इंट्रो हम बढ़ते हैं कहानी के अगले फेज में, जहाँ पे हम जाते हैं आस्था के गांव में, जहाँ चिट्ठी आई है, मतलब संदेश आए हैं और सब पढ़ रहे संदेश को, जहाँ पे यूनो बन चुका है फर्स्ट क्लास का जूनियर मैजिक नाइट। वैसे आस्था का क्या, जहाँ फादर का कहना ये कि वो जब चाहे वापस गाँव आ सकता है, पर वो भी 3rd क्लास का जूनियर मैजिक नाइट बन चुका है, जो कि एक ऐसा बच्चा है जिसके पास कोई भी मैजिक नहीं थी, वो इतना कमाल कर सकता है, जो चर्च के बच्चों को थोड़ा इंस्पायर करता है। तो इसके अलावा क्लॉज भी काफ़ी खुश है यूनो के प्रमोशन से, जो छुपाता है अपने खुशी को और उसको नजराना देता है उसके प्रमोशन के लिए। अब इसके अलावा ब्लैक बुल्स में भी ये लोग लगे हुए हैं किसी बात को लेकर कि शायद कुछ होने वाला, जो भी होने वाला है, पर देखते हैं आगे क्या होता है। और वैसे मैजिक नाइट बनना एक पुलिस में भर्ती होना या सरकारी नौकरी जैसा होता है, जहाँ पर आपको पैसे हर महीने मिलेंगे आपके काम के लिए, और अगर आप अच्छा करोगे तो आपकी रैंकिंग बढ़ेगी और शायद सैलरी भी बढ़ जाती है।
तो वैसे ब्लैक बुल्स में सब खाते हैं पीते हैं और ऐश कर रहे होते, लेकिन यहाँ पर एक बंदा टेंशन में जो है गोचे, जो सोच रहा है कि क्या दिया जाए अपनी बहन को उसके बर्थडे पे या फिर क्या किया जाए स्पेशल। वैसे क्या आपके पास कोई सजेशन है गोचे के लिए? तो शायद इन लोगों की छुट्टी शुरू हो चुकी है, जहाँ ये जहाँ मर्जी चाहे जो मर्जी चाहे कर सकते हैं और घूम फिर सकते हैं। तो आस्था क्या करना चाहता है वो क्लियर नहीं है, जो वो मांगना के साथ निकल जाता है एक्सप्लोर या एक्सप्लेन करने के लिए, जो नोलेल जानना चाहती है। अब इसके अलावा यहाँ पर आगे गोचे पहुँचता है शहर में अपने पीठ पे सामान लिए फ्लैशबैक के साथ, जहाँ वो शायद क्रिमिनल था, जहाँ उसने पता नहीं कैसे ब्लैक बुल ज्वाइन किया, पर इसके अलावा वो सब ये सब कुछ अपनी प्यारी बहन के लिए क्या करता था। तो अब आगे हम बढ़ते हैं एक शॉप में, जहाँ वो सामान देखने वाला अपनी बहन के लिए, जो शॉपकीपर शायद जानता है और वो अलग अलग चीज़ें दिखाता है, जो कहता है कि ये लड़कियों को बहुत पसंद आती है और ये आपकी छोटी बहन को काफ़ी पसंद आएगी। और ये एक्साइट कर देता है गोचे को, साथ में डॉल हाउस, और फिर हम देखते हैं कुछ और चीज़ें, जैसे एक सुंदर सी ड्रेस जो उसकी बहन में बहुत जचेगी, जो देख सके और सोच के वो एक्साइट हो जाता है और साथ में सारी चीज़ें ले लेता है, जो शायद उसके सारे पेमेंट भी खर्च करवा देती है यहीं पर। मतलब जो भी सैलरी उसे मिली थी वो सब खत्म हो चुका है इसी चीज़ की वजह से। और इसके अलावा आज तो निकलता है मांगना के साथ मिक्सर में मिली उस लड़की के घर वालों से मिलने के लिए, और यहाँ झोला भरकर गोचे पहुंच चुका है अपनी बहन को ये सरप्राइज देने के लिए। पर तभी वहाँ वो देखता आस्था को, जो कि उसकी प्यारी बहन के साथ खेल रहा है और जिसके लिए गोचे उसको बिल्कुल माफ़ नहीं कर सकता। तो इन दोनों के बीच में चीज़ को लेके होती है थोड़ी बहुत गहमा गहमी की, वो तुम्हारी बहन है उसके लिए तुम्हारे नाक से खून नहीं निकलना चाहिए वगैरह वगैरह और वगैरह वगैरह। और फिर हम बढ़ते कहानी में आगे, और इस सब के बीच में मारी मतलब गोचे की बहन इसको रोकने के लिए कहती है कि बस करो भैया, मैं आस्था से शादी करना चाहती हूँ। जिसको सुनकर नोरेल काफ़ी ज़्यादा नर्वस है और यहाँ पर गोचे के गुस्से में ये बात आग में घी की तरह काम करती है। और फिर यहाँ आती है चर्च की मदर या सिस्टर, जो कि बच्चों को लेने आती है और उसमें और गोचे के बीच में बहस शुरू हो जाती है, जिसको रुकता आस्था। और वैसे बच्चों का चर्च में वापस जाने का समय आ चुका है, जहाँ पर गोचे नहीं मिल पाता अपनी बहन से और वो अंदर से मर जाता है, मतलब पता नहीं क्या हो जाता है उसको। और इसके अलावा यहाँ पे आस्था जाने की बात करता है, या शायद इन्वाइटेड होता है इस लड़की के घर पे खाने के लिए, जिसको देखकर नोलेल की सुलगने लग जाती है। और जहाँ खा रहा होता है आस्था, वहाँ भी पहुँच जाती है नोलेल, और वहाँ बातें कुछ ज़्यादा ही ऑकवर्ड हो जाती है, जैसे कि उस लड़के के हाथ का टेस्टी खाना खाकर आस्था कहता है कि तुम एक अच्छी वाइफ बनोगी, भले उसने अपने लिए ना कहा हो। और साथ में बच्चे भी हिंट दे रहे हो तो उस लड़की को कि तुम शायद पसंद करती हो आस्था को, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए आस्था से, या फिर आज रात का सीन बना लेते हैं। जो सुन के नोरेल की काफ़ी 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 ज़्यादा सुलगने लग जाती है और वो भी अंदर से मर जाती है, डेड फ्रॉम इनसाइड यू नो। और तभी रात का समय होता है, जहाँ ठंड हो जाती है और नोरेल अकेले बिना किसी जगह के ठिकाने के वहीं आस्था का पीछा करते हुए रुकी होती है, जो कि माचिस को जलाकर गर्मी ले रही होती है, जो एक फेरी टेल की स्टोरी से मैच हो रहा होता है। और हर जगह बर्फ़ गिरने लग जाती है और बच्चे अपने कमरे से या फिर घरों से निकलकर कहीं जा रहे होते हैं, जो ऐसा लगता है किसी काबू में ऐसा कर रहे हैं। और इसके अलावा आस्था सो रहा है, जहाँ पर शायद लड़की बढ़ने वाली थी आस्था की तरफ, लेकिन वो नहीं बढ़ती और उसकी तरफ बढ़ता है गोचे, जो कि उसको अपने मैजिक से मारना शुरू कर देता है। और यहाँ पे हम किसी और इंसान को भी देख पाते हैं। अब इस लड़ाई की वजह से आस्था बाहर गिर जाता है अपने कमरे से और लोग यहाँ फील कर पाते हैं कि उनके घर के बच्चे कहीं गायब हो गए हैं। तो कौन है इसके पीछे, और ये जो ये कर रहा है इसका क्या मकसद है इसके पीछे, जिसके बारे में ये लोग भी जानना चाहते हैं। और कहाँ गए बच्चे, ये भी एक अहम सवाल है, जहाँ पर गोचे भी काफ़ी हद तक परेशान है मैरी के खोने के वजह से। लेकिन मैरी और गोचे को जोड़े हुआ था उसका मिरर मैजिक, जो शायद यहाँ पर ट्रैक करने में हेल्प कर सकता है उनका मैरी की लोकेशन को, जिसके लिए आस्था, गोचे और मदर या फिर शायद सिस्टर जो भी है, तीनों जाते हैं उनकी लोकेशन को ढूंढने के लिए। और नोलेल रुकती है पीछे इसी जगह पर, ताकि कोई अटैक यहाँ हो तो वो रक्षा कर सके गाँव वालों की। तो सारे बच्चे हैं गुफा के अंदर, जहाँ मैरी के अंदर है गोचे का मैजिक, जो कि इनके काबू करने वाले मैजिक को कैंसिल कर देता है और मैरी होश में आ जाती है, जहाँ सही बच्चे अपने होश आवाज़ में नहीं है। और यहाँ पे कुछ गहमा गहमी हो जाती है मैरी और इस शख्स के बीच में, जहाँ पर ये मैरी को मार देता है, मतलब पीटना शुरू कर देता है। अब इसके अलावा यहाँ पर ये आ चुका है जो उसका बॉस है और उसको पीटते हुए कहता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुमने एक लड़की को बेकाबू मतलब उस बिना किसी काबू के छोड़ दिया। और यहाँ पे शख्स है सबके माना को कलेक्ट करने वाला है, सही बच्चों के माना को सोखने वाला है, जो कि शायद इसका प्लान लग रहा है। अब वैसे इन बच्चों के बीच में से एक बच्चे के अंदर का माना काफ़ी कम था, जिसको उठा के बाहर फेंक देता है कड़ाके की ठंड में। तो सिचुएशन काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स भी अपने बच्चों को लेकर काफ़ी हद तक चिंतित है। अब जहाँ एक बच्चा बाहर फेंका हुआ था उसकी तरफ बढ़ना चाहता है आस्था, लेकिन गोचे की प्रॉब्लम वो नहीं है, क्योंकि उसे बस बचाना है अपनी बहन को। तो वो आगे निकल जाता है और आस्था उसकी झाड़ू छोड़ के नीचे कूद जाता है, जहाँ पे उस बच्चे की हेल्प करने के लिए बढ़ता है।
अब वैसे गोचे अंदर जा रहा है अपनी बहन से मिलने के लिए, जिसने ब्लैक बुल ज्वाइन की थी, जो पहले एक प्रिजनर या फिर कैदी हुआ करता था। इस वजह से, क्योंकि उसे कैप्टन यामी ने कहा था कि तुम जिसको चाहो उसको बचा सकते हो एक मैजिक नाइट बन के, और वो वही करने जा रहा है, जो शायद अपनी सिर्फ बहन को बचाने जा रहा है, जो उसने नहीं समझा था उस समय। अब उसके अलावा यहाँ पे ये बच्चा बाहर गिरा हुआ था, ये काफ़ी तक जख्मी और बर्फ़ की वजह से जम भी चुका है और काफ़ी ज़्यादा चोट से गिरा हुआ है, जो कि अभी भी होश में नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर कोई कर्ज स्पेल यूज़ किया गया है, जो आस्था अपनी तलवार की मदद से रेज कर देता है। और फिर बाद में ये सिस्टर हील करती है उसको, जहाँ उसको उसी गुफा में वेट करना है लोगों का बाकी बच्चों को बाहर लेके आने तक। जैसा करने से वो डरता है, लेकिन आस्था उसका हौसला देता है कि तुम भी कर सकते हो। जहाँ तो मेरे ब्लैक बुल का रॉब ले लो, और अब तुम्हारे अंदर भी मैजिक नाइट जितना जोश है। और इसके अलावा अंदर ये बच्चों के माना को सोख रहा है, जहाँ अगली बारी शायद मैरी की है। लेकिन तभी वो समय रहते पहुंचने वाला गोचे, जो देखता है कि मैरी ठीक है, लेकिन उसे गाल पे खरोच देख के गुस्से में आगे बुला हो जाता है, जहाँ पर वो इनके ऊपर वार करना शुरू कर देता है और उसे रोकने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गोचे की मैजिक मिरर शक्तियाँ भी काफ़ी कमाल की, जो कि उसको काउंटर करती होती है। लेकिन तभी उसे रोकने के लिए वो अपने दूसरे स्पेल का इस्तेमाल करता है, जो कि स्नोमैन की फौज तैयार कर देता है। लेकिन गुस्से से भरा हुआ अपनी मैजिक मिरर का इस्तेमाल करते हुए सबको भी काफ़ी तगड़े तरीके से काउंटर कर रहा होता है गोचे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है जिसके पार वो नहीं जा सकता, जो है उसकी खुद की बहन, जिसको ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए ये रोकते हैं गोचे को। लेकिन तभी वहाँ पहुँचता आस्था और वो छुड़वा लेता उसके हाथों से मैरी को, और मैरी उसके चंगुल से छूटकर गोचे की ओर भागते हुए पकड़ लेती है आस्था को। तो अब इनसिक्योर गोचे लड़ने लग जाता है आस्था से। लेकिन इनके इस भसूड़े के बीच में रियल इशू ये है कि यहाँ सभी बच्चे उनके मैजिक ड्रेन होने की वजह से काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं, और ये इतनी गंदी तरह से किया गया है कि ये शायद दोबारा मैजिक का इस्तेमाल कर ही ना पाए। जैसा करने के लिए आस्था उन्हें बिल्कुल माफ़ नहीं कर सकता। तो ये घबराए हुए हैं गोचे से पहले ही। लेकिन आस्था, क्या उससे उन्हें कोई खतरा है? जहाँ वो देखते हैं कि आस्था के अंदर कोई मैजिक ही नहीं है, और उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। बेटा गलती, मतलब बेटा बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम अभी। और वो जज करने लग जाता है आस्था को कि वो एक प्यून होगा, क्योंकि उसके पास कोई मैजिक रॉब भी नहीं है, मतलब मैजिक नाइट रॉब भी नहीं है, जो कि उसने बाहर बच्चे को दिया था। और वो इस प्यून से लड़ने चला जाता है, जहाँ पर गोचे को संभालने का काम है उस लड़के का। और इन रिटर्न उसे प्यून से मिलती है एक तगड़ी मार, जिसका प्रहार काफ़ी तेज़ और ख़तरनाक होता है। अब वैसे इस हो रहे इंसिडेंट के लिए इन्हें चाहिए था बैकअप, जिसके लिए वहाँ पहुँचता है ब्लैक बुल्स के हेडक्वार्टर में, जहाँ उसे बहुत सारी बोतलों के अलावा कोई नहीं दिखता। तो वो सोचता है क्यों ना जाया जाए ब्लू रोज के पास, जहाँ छमियाँ ही छमियाँ, मतलब छोरियाँ ही छोरियाँ मिलेगी। लेकिन तभी उसका स्वागत करने वहाँ आता है गॉर्डन, जो कि उससे नॉर्मल बातें कर रहा होता है, लेकिन बहुत धीरे, जो उसे लगता है कि वो उससे कुछ खतरनाक बातें कर रहा है और उसको मारने वाला है। लेकिन इस डर के बीच में उसका सामना होता है ग्रे से भी, और साथ में सामने आ पहुंचते हैं कैप्टन यामी, जो कि इसकी खोपड़ी पकड़कर इससे पूछने लग जाते हैं कि क्या तुम्हें किसी बार वालों ने भेजा है? मैंने अपनी सारी उधारी चुका दी है। और उसके सुनने को राजी ही नहीं होते। अब यहाँ दूसरी तरफ इस लड़ाई में आगे, जहाँ आस्था हरा चुका उसको, अब बारी है दूसरे शख्स की गोचे को रोकने की, जो अपने स्नोमैन का इस्तेमाल करता है। लेकिन गोचे उसके सारे स्नोमैन्स को हरा देता है, जहाँ उसका दूसरा स्पेल यूज़ होता है, जिसके वजह से गोचे उसे जकड़ में आ चुका होता है। लेकिन उससे पहले उसने यूज़ किया था रियल डबल का, जिसके वजह से अपने दूसरे डुप्लीकेट से वो हरा देता है इस स्नो बॉय को। तो वैसे स्नो बॉय की शक्तियाँ भी कमाल की थी, जिसने पूरे शहर में बर्फबारी कर दी। और उसके बाद वो हारा गोचे से, क्योंकि यहाँ पे गोचे की फाइटिंग स्किल थोड़ी सही है उसके मुकाबले। अब इसके अलावा वो दूसरा चश्मे वाला शख्स यूज़ करने की सोच रहा है वो स्टोर की हुई एनर्जी, जहाँ पे अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा, और आस्था उसमें गुस्से से आध बबूला हो रहा है, लेकिन उसको मारता नहीं है, उसे उस डरा देता है। और फिर उसको वो लोग बांध देते हैं सिस्टर की शक्तियों की मदद से। लेकिन अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है, और एक छोटा सा कोई चीज़ वहाँ से निकलती है, जो उसकी मैजिक का पार्ट होती है। और इसके अलावा यहाँ पर आस्था सही बच्चों को होश में लेकर आता है, और सिस्टर उन सबको हील करना शुरू करती है। अब इसका वो छुटकू सा मैजिक से बना हुआ कोई प्यादा कोई चीज़ एक्टिव कर देता है। अब इसके अलावा यहाँ पर गोची माफ नहीं कर सकता स्नो बॉय को, उसकी बहन को मारने के लिए या फिर हाथ तक लगाने के लिए। और वैसे उस चश्मे वाले शख्स ने रीइंफोर्समेंट बुला ली है अपने लिए, जहाँ इसके बाद सामने आती है आई ऑफ मिडनाइट की सैली सेलेमन रेक्वीन। और इसके अलावा सेक के, यानी कि वह बताने में कामयाब होगा कि वो यहाँ पर रीइंफोर्समेंट के लिए आया है, जो कि उसे पहले ही बोल देना चाहिए था, और जो वो पहले से ही बोल रहा था। और कैप्टन में सोच रहे हैं क्या उन्हें जाना चाहिए, या फिर शायद ये फैसला गलत है कि उन्हें जाना चाहिए। जहाँ गोल्डन खुशफुसाता है कि मेरे दोस्तों मेरी ज़रूरत है, मुझे हो जाना चाहिए। और इसके अलावा हम पहुँचते वापस आस्था वाली जगह पर, जहाँ पर सैली के सैलेमेंडर पे वार करता है गोचे अपने मिरर मैजिक का, लेकिन उसका कोई असर उसके ऊपर नहीं होता।
और उसके बाद आस्था भी अपने एंटी मैजिक स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है, लेकिन एंटी मैजिक स्वॉर्ड तब तक कोई काम नहीं कर सकती जब तक वो सैली को ना हिट करे। अब इसके अलावा गोचे अपने मिरर मैजिक का इस्तेमाल करता है जो होता है रिफ्लेक्ट रिफ्रेन, लेकिन वो भी सैली का सैलीमेंडर झेल जाता है क्योंकि बेसिकली वो मिरर के लेजर्स को यहाँ वो डिफ्लेक्ट कर रहा है और उसे डायरेक्ट हिट करने नहीं दे रहा सैली को। और फिर सैली अपने मैजिक से जकड़ लेते हो गोचे को और अब बारी है आस्था की, और उसे जकड़ कर उस पर अपने एक्सपेरिमेंट करना शुरू करती है, जहाँ उसके ब्लड को टेस्ट करके पता करती है उसका ब्लड तो बिल्कुल नॉर्मल है, जिसकी वजह से इससे तो राज क्लियर नहीं होता कि क्यों उसके पास कोई भी माना नहीं है। तो अब बारी है उसके नाखून के सैंपल की, लेकिन उसको ऐसा करने से रोकती है चर्च की सिस्टर अपने फायर मैजिक से, जो काफ़ी तक कमाल का होता है और उनके सैलीमेंडर को तहस नहस कर देता है। और सच में ये आंटी काफ़ी कमाल की है, जहाँ आस्था उनकी तारीफ करता है कि वो स्ट्रांग है, और ऐसा होगा क्यों नहीं क्योंकि वो पहले थी एक मैजिक नाइट क्रिम्सन लाइन की, और वो जानती है फिंगलियन को, जिसको वो बचपन से जानती है जब वो छोटा बच्चा हुआ करता था, और वो उसकी ट्यूटर रह चुकी है जिसने उसको अपने माना पे कंट्रोल करना और शक्ति को इस्तेमाल करना सिखाया था। तो बैक इन स्टोरी यहाँ पर वो लोग छुड़वाते हैं गोचे को, और इसके अलावा सैली का साथी कहता है कि वो मदद करने के लिए तैयार है, बस उसकी बॉडी को हील करवा दो किसी तरह से, जिसका कोई तरीका तो लग रहा है लेकिन वो तरीका काफ़ी खतरनाक लग रहा है, जिसके लिए वो उसके अंदर इंजेक्शन भोंक देती है और उससे फैलता हुआ अपनी मैजिक को फैलाता हुआ एक बड़ा सा मड मॉन्स्टर बन जाता है, और गोचे वहाँ से अपनी बहन को लेकर निकल जाता है। अब सामने मॉन्स्टर, पीछे बहुत सारे बच्चे, और इससे लड़ने के लिए आस्था और साथ में उनकी सिस्टर है, जहाँ आस्था के लिए ये थोड़ा चैलेंजिंग है। और झाड़ू में उड़ता हुआ गोचे मैरी को लेकर निकलता है, जहाँ मैरी कुछ सोचते हुए गोचे की ओर देख रही है। तो क्या होगा आगे जानने के लिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। और वैसे आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, अपने विचार में कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।